हेलो डियर फ्रेंड्स, आज जो हम लोग अभी यहाँ पे अपना टॉपिक शुरू करेंगे वो रहने वाला हमारा सॉलिड स्टेट के अंदर में यूनिट सेल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ये यूनिट सेल यानी होता क्या है, उसके बाद में उसके टाइप्स कितने होते हैं और किस तरीके से आप लोग इसे याद रख सकते हो, ये भी मैं आप लोग को पूरी ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, और बहुत ही सिंपल है। इससे पहले वाले वीडियो में अभी हम लोग ने पढ़ा था वहां पे इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड, देन सॉलिड का क्लासिफिकेशन आपने पढ़े थे, उसकी प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ चुके हैं। हालांकि आप लोग उसके अंदर में पढ़ चुके हो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड भी आप लोग को मैं पढ़ा चुका हूं। तो चलिए अभी नेक्स्ट टॉपिक जो अभी यहाँ पे आता है उससे हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अभी हम लोग अपना यहाँ पे न्यू टॉपिक शुरू कर देते हैं। तो चलिए अगर इस हम लोग को यहाँ पे समझना है तो पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि यानी यूनिट सेल होता क्या। यूनिट सेल जो होता है इसका मतलब रहता है द स्मॉल रिपीटिंग यूनिट ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड आर नोन एज यूनिट सेल। हम उसे क्या बोलते हैं? यूनिट सेल ऐसे बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कैसे, चलिए आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूं। अगर हम लोगों ने यहाँ पे इस तरीके की एक फेस बना ली है, सही है। अब अगर बेटा हमने इसे यहाँ पे इस तरीके से अगर आप यहाँ पे लाइन खींचते हो तो देखिए यहाँ पे ना स्मॉल ब्लॉक्स तैयार होते हैं। क्या तैयार होते हैं? यहाँ पे स्मॉल ब्लॉक्स तैयार हो जाते हैं, सही है। अब देखिए ये जो ब्लॉक यहाँ पे दिख रहा है आपको, इतना ब्लॉक, सेम ब्लॉक देखिए उसके बाजू में भी रिपीट हुआ है, सेम ब्लॉक उसके बाजू में रिपीट हुआ, सेम ब्लॉक यहाँ पे क्या इधर भी रिपीट हुआ, सेम ब्लॉक इधर भी रिपीट होता है, सेम ब्लॉक यहाँ पे भी रिपीट हुआ है। ऐसे एक ही ब्लॉक यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपीट होते होते क्या होता है, यहाँ पे पूरा का पूरा क्रिस्टलाइन सॉलिड तैयार होता है। तो ये जो यहाँ पे स्मॉलेस्ट जो रिपीटिंग यूनिट जो आपको दिख रहा है, इसी ब्लॉक को, इसी यूनिट को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे यूनिट सेल। क्या बोलते हैं यहाँ पे? यूनिट सेल ऐसे बोलते हैं। फिर डेफिनेशन कैसे बनेगी? द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट इन द क्रिस्टलाइन सॉलिड आर नोन एज यूनिट सेल। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? यूनिट सेल ऐसे बोलते हैं। अब देखो इसके अंदर में यहाँ पे क्या आता है। अब यहाँ पे अगर आप देखते हो तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जो लाइन है ना यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है। तो ये लाइन अब जिस पॉइंट में यहाँ पे इंटरसेक्ट होती है उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं लैटिस पॉइंट। क्या बोलते हैं यहाँ पे हम लोग? इसे लैटिस पॉइंट ऐसे बोलते हैं। दिख रहा है आपको यहाँ पे? और देखिए यही जो लैटिस पॉइंट जब थ्री डायमेंशनली अब यहाँ पे अरेंज होते हैं उसके बाद उसका एनवायरनमेंट पूरा सेम रहता है तो फिर हम उसे बोलते हैं यहाँ पे स्पेस लैटिस। क्या बोलते हैं यहाँ पे? स्पेस लैटिस ऐसे बोलते हैं। तो अब देखिए ये जो पॉइंट आपको दिख रहे हैं इसे हम लोग बोलेंगे अभी यहाँ पे लैटिस पॉइंट ऐसे बोलते हैं, सही है। ये बन गया लैटिस पॉइंट। और ये पूरा जो होता है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? यहाँ पे स्पेस लैटिस बोलेंगे। और ये सिंगल जो यहाँ पे रिपीटिंग यूनिट जो होता है उसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे यूनिट सेल। क्या बोलते हैं यहाँ पे? इसे हम लोग यूनिट सेल ऐसे बोलते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है, इसे आपने याद रखना है। तो चलिए अभी हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि यूनिट सेल जो होता है इसके टाइप्स कितने होते हैं। देखिए यूनिट सेल जो होते हैं इसके यहाँ पे दो टाइप आते हैं। एक जो रहता है उसे हम लोग बोलते हैं सिंपल या फिर हम उसे बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। क्या बोलते हैं? सिंपल या फिर प्रिमिटिव यूनिट सेल। और दूसरा जो यहाँ पे आता है उसे बोलते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या बोलते हैं? सेंटर्ड। सेंटर्ड जो होता है इसकी यहाँ पे और तीन टाइप आता है। पहला जो आता है उसे बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, दूसरा जो आता है उसे बोलते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, तीसरा जो आता है इसे हम लोग बोलते हैं एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इसका और एक नाम है, नए सिलेबस के हिसाब से इसे अभी बोला गया है बेस सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या बोलते हैं? बेस। कौन सा? बेबी वाला बेस। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? बेस सेंटर्ड यूनिट सेल। बहुत ही सिंपल है। अब देखिए अब यहाँ पे क्या आता है, अगर अभी हमें देखना है कि सिंपल यूनिट सेल यानी क्या होता है तो बराबर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। देखिए जिस किसी यूनिट सेल के अंदर में, अब आपको पता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं हमेशा तीन चीजों से बनते हैं। एक तो बनते हैं एटम, एक तो बनते हैं आयन, या फिर वो बनते हैं मॉलिक्यूल से। और इन तीनों को हम लोग कंबाइनली यानी जॉइंटली बोलते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, या फिर इसे पार्टिकल भी बोल सकते हैं। तो देखिए जिस किसी यूनिट सेल के अंदर में ये जो पार्टिकल्स होते हैं, ये पार्टिकल अगर सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, कहां पे प्रेजेंट है? ओनली कॉर्नर्स पे, तो उस यूनिट सेल को हम लोग बोलते हैं सिंपल यूनिट सेल। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? सिंपल यूनिट सेल ऐसे बोलेंगे। फिर डेफिनेशन कैसे बनेगी इसकी? द यूनिट सेल इन विच all the constituent particles are present at the corners of unit cell are known as simple unit cell or primitive unit cell। अब यही अगर आपको इस रूम के ऊपर समझना है तो आप लोग कैसे बोलोगे? अब आप लोग जिस किसी भी रूम में बैठे हो, देखिए वो रूम जो होती है उसे अगर हम लोग मानते हैं यहाँ पे यूनिट सेल, तो देखिए उसके कॉर्नर पे अगर सिर्फ पार्टिकल प्रेजेंट है तो हम लोग फिर उसे बोलेंगे सिंपल यूनिट सेल। याद रहेगा, बहुत ही सिंपल यहाँ पे आता है। अब चलिए दूसरा जो अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं उसे बोलते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल। देन व्हाट डू यू मीन बाय सेंटर्ड यूनिट सेल? इसका मतलब होता है जिस किसी यूनिट सेल के अंदर में
पार्टिकल से कॉर्नर पे तो प्रेजेंट रहेंगे, उसके साथ ही साथ क्या होगा, इस यूनिट सेल के अंदर में कहीं पे भी वो पार्टिकल प्रेजेंट होगा, मतलब फेस के सेंटर में भी रह सकता है, एक सेंटर में भी वहां पे रह सकता है, सही है, या फिर पूरे यूनिट सेल के सेंटर में भी वहां पे रह सकता है, हम उसे बोलते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल, सही है। तो देखिए अब इसके यहाँ पे 3 टाइप आते हैं। पहला जो आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। देन व्हाट डू यू मीन बाय बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, तो ध्यान देना यहाँ पे बराबर। देखिए जिस किसी यूनिट सेल के अंदर में पार्टिकल्स एक कॉर्नर पे तो प्रेजेंट रहेंगे, कहां पे रहेंगे बताइए, कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट रहेंगे ही रहेंगे, और साथ ही साथ एक पार्टिकल जो है वो आएगा पूरे यूनिट सेल के सेंटर में, कहां पे आएगा, पूरे यूनिट सेल के सेंटर में, हम उसे बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या बोलते हैं उसे हम लोग, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल ऐसे बोलते हैं। तो बताइए फिर डेफिनेशन वहां पे क्या बनेगी, द यूनिट सेल इन व्हिच ऑल द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ऑफ क्यूब एज वेल एज द सेंटर ऑफ बॉडी, मतलब as well as the body centered position of unit cell are known as body centered unit cell। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, body centered unit cell ऐसे बोलते हैं। बहुत ही सिंपल है। अभी अगर आपको रूम के ऊपर समझना तो आप लोग कैसे समझोगे, सपोज ये रूम क्या है, यूनिट सेल है, इसके हर कॉर्नर पे एक एक पार्टिकल रहेगा, और एक पार्टिकल क्या होगा, इस पूरे रूम के सेंटर में अगर आता है तो हम उसे बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बहुत ही सिंपल टॉपिक है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। देन व्हाट डू यू मीन बाय फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। देखिए जिस किसी यूनिट सेल के अंदर में, जिस किसी यूनिट सेल के अंदर में पार्टिकल्स अगर ये कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट रहते ही है, कहां पे रहते हैं बताइए, कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट रहते ही है, साथ ही साथ हर फेस का मतलब क्या होगा, देखिए जैसे कि ऊपर में जो फेस है इसके भी सेंटर में एक पार्टिकल आएगा, सही है, नीचे में जो फेस है उसके भी सेंटर में एक पार्टिकल आएगा, साइड में जो फेस है उसके भी सेंटर में एक पार्टिकल आएगा, इस साइड में जो फेस है उसमें भी एक पार्टिकल आएगा सेंटर में, ये फ्रंट फेस जो आ रही है उसके भी सेंटर में एक पार्टिकल आएगा, और पीछे में जो फेस है उसके भी सेंटर में एक पार्टिकल अगर जाता है तो वहां पे जो यूनिट सेल बनता है हम उसे बोलते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या बोलते हैं उसे हम लोग, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल ऐसे बोलते हैं। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, एन यूनिट सेल in which all the constituent particles are present at the corners as well as the center of each face. What I say, as well as the center of each face are known as face centered unit cell। सही है, बहुत ही सिंपल है। अब इसे अगर हमें रूम के ऊपर समझना है तो आप लोग कैसे समझोगे, जैसे कि जो रूम है अगर एक यूनिट सेल है तो क्या होगा, इसके हर कॉर्नर पे एक एक पार्टिकल प्रेजेंट रहेगा, सही है, और ये जो फेस पूरी जो आपको इतनी बड़ी दिखती है पूरी की पूरी फेस, इसके सेंटर में एक पार्टिकल आएगा, और इसके अपोजिट में जो फेस है उसके सेंटर में पार्टिकल आएगा, इस साइड में जो फेस है उसके सेंटर में पार्टिकल आएगा, इस साइड में जो फेस है उसके भी सेंटर में पार्टिकल आएगा, अपर फेस के भी सेंटर में पार्टिकल आएगा, और नीचे में जो फेस है उसके सेंटर में भी पार्टिकल आएगा, तो फिर वो बनेगा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट यूनिट सेल की तरफ। तो देखिए ये जो होता है इसे हम लोग बोलते हैं एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। देन व्हाट डू यू मीन बाय एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, ये भी बड़ा सिंपल सा, देखिए क्या होगा, जिस किसी यूनिट सेल के अंदर में उस यूनिट सेल के कॉर्नर्स पे क्या होगा, एक एक पार्टिकल प्रेजेंट रहता है यहाँ पे, सही है, और दो पार्टिकल्स इस यूनिट सेल के कोई भी दो अपोजिट फेस के सेंटर में प्रेजेंट होगा। कोई भी दो मतलब एक अपर फेस और उसके बिलो फेस भी ले सकते हैं, दोनों अपोजिट फेसेस हैं, या फिर फ्रंट और बैक भी ले सकते हो, या फिर दोनों साइड वाली फेसेस भी ले सकते हो। हम लोग लेंगे ऊपर वाली फेसेस, ये ऊपर और ये बिलो वाली। देखिए क्या होगा, जिस किसी यूनिट सेल के अंदर में पार्टिकल से कॉर्नर पे तो प्रेजेंट रहती ही है, और दो पार्टिकल एनी टू अपोजिट फेसेस के सेंटर में अगर आते हैं तो हम उसे बोलते हैं एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। यानी डेफिनेशन क्या बनेगी, यूनिट सेल इन व्हिच constituent particles are present at the corners of cube at the corners of unit cell as well as two particles are present at the center of any two opposite faces are known as end centered unit cell or base centered unit cell।
ये रूम के ऊपर से कैसे समझोगे आप लोग, ये रूम क्या है, यूनिट सेल है। पार्टिकल हर कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है और दो पार्टिकल कोई भी दो अपोजिट फेस, चाहे ए दोनों अपोजिट फेस हो सकती है, चाहे ए दोनों अपोजिट फेस हो सकती है, चाहे ए दोनों अपोजिट फेस हो सकती है, उसके अगर सेंटर में है तो हम उसे वहां पे बोलेंगे एन सेंटर्ड यूनिट सेल। देखिए बहुत ही सिंपल टॉपिक है। अब देखो इसके अंदर मैं आप लोग को दे बताता हूं मैं, यूनिट सेल जो होता है ना इसके अंदर में और इसके ना सिस्टम्स आते हैं, जैसे क्यूबिक आता है, ऑर्थोरोम्बिक आता है, रोम्बोहेड्रल वहां पे आता है, मोनोक्लिनिक आता है, ट्राइक्लिनिक यहाँ पे आता है, हेक्सागोनल यहाँ पे आता है, इनके हिसाब से भी इसके ना अलग अलग टाइप आते हैं, ठीक है। तो सपोज अगर ये क्यूबिक यूनिट सेल है, कौन सा ये क्यूबिक यूनिट सेल, लिख देते हैं क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में। तो देखिए अब इसे भी हम लोग क्या करते हैं, बादलों में डाल देते हैं, ये आ गए यहाँ पे इसके बाद। अब देखिए क्यूबिक यूनिट सेल जो होता है ना इसके सिर्फ तीन ही टाइप आते हैं। कितने टाइप आते हैं इसके, तीन ही टाइप आता है। पहला जो आता है उसे हम लोग बोलते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं, एससीसी बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे, हम लोग एससीसी बोलते हैं, सही है। दूसरा जो है हम उसे बोलेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, मतलब हम उसे बोलेंगे बीसीसी। तो तीसरा जो आता है उसे बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, तो इसलिए हम उसे बोलते हैं फिर वहां पे एफसीसी। और लास्ट वाला क्यूबिक के अंदर में आता नहीं है। तो बहुत ही सिंपल है। अब देखिए डेफिनेशंस पूरी उसकी वही बनने वाली है। व्हाट डू यू मीन बाय एससीसी, जिस किसी यूनिट सेल के अंदर में पार्टिकल सिर्फ कहां पे रहता है, कॉर्नर्स पे, हम उसे बोलेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सही है। फिर कौन सा आएगा कि यहाँ पे बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल मतलब बीसीसी, the unit cell in which all the constituent particles are present at the corners of cube as well as the center body center of the cube are known as body centered unit cell। और फिर क्या आता है वहां पे, face centered unit cell, the unit cell in which all the constituent particles are present at the corners of cube as well as the center of each face are known as face centered cubic cell। बहुत ही सिंपल आता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एफसीसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पे, एफसीसी। तो अभी मैं आप लोगों को बताता हूं कि कौन से यूनिट सेल के अंदर में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने आते हैं, वो अगर आपको निकालना है तो कैसे याद रखेंगे। और ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको इसके अंदर में जो डेंसिटी वाला जो न्यूमेरिकल है ना, उसके अंदर में इसका बहुत ज्यादा अहम रोल रहता है, इसलिए अब यहाँ पे आपने बराबर ध्यान देना है। अब अगर इसे हम लोग यहाँ पे क्लीन कर लेते हैं तो देखिए आपके काम की चीज मैं यहाँ पे लिखता हूं। फॉर एग्जाम्पल अब ध्यान देना भी यहाँ पे, ये पार्टिकल्स अगर कॉर्नर पे है तो देखिए उसका कंट्रीब्यूशन कितना रहता है उस यूनिट सेल के अंदर में। मतलब अगर एक पार्टिकल कॉर्नर पे प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसका कितना कंट्रीब्यूशन इस यूनिट सेल के अंदर में आता है वो आपको लिख के देता हूं मैं। अगर पार्टिकल्स बेटा ये कॉर्नर्स पे रहते हैं तो उसका 1/8 कंट्रीब्यूशन आता है। कितना आता है, 1/8 आता है। कितना आता है, 1/8, ठीक है। अगर पार्टिकल पूरे बॉडी के सेंटर में यूनिट सेल, अगर हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे बॉडी सेंटर में अगर वो प्रेजेंट है तो पूरा का पूरा पार्टिकल अंदर में आ जाता है, सही है, मतलब उसका पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन अंदर में आ जाता है। अगर पार्टिकल ये फेस सेंटर में है, कहां पे है, फेस सेंटर में, तो उसका 1/2 मतलब हाफ कंट्रीब्यूशन रूम के अंदर में आता है। समझ में आया। अगर एक हाथ स्फीयर अगर आपने इस पूरे फेस सेंटर में लिया तो देखिए पूरा का पूरा इस रूम के अंदर में नहीं आने वाला है, आधा पीछे के साइड में जाएगा, आधा इस साइड में आएगा। इसका हमने कितना लिखा वहां पे, हाफ। और अगर पार्टिकल्स ये आते हैं एज सेंटर में, कहां पे आते हैं, एज सेंटर, तो उसका कंट्रीब्यूशन आता है 1/4। कितना आता है, 1/4। अब एज सेंटर का मीनिंग क्या होगा, जैसे कि देखो ये जो लाइन जा रही है, ये जो लाइन यहाँ पे आ रही है, ये जो लाइन यहाँ पे जा रही है, ये जो लाइंस रहती है ना, इसे हम लोग बोलते हैं एजेस। क्या बोलते हैं यहाँ पे, एजेस। क्या बोलते हैं, एजेस। तो जो कोई भी पार्टिकल अगर एज सेंटर में अगर आता है तो उसका 1/4 कंट्रीब्यूशन आता है। कितना आता है, 1/4। ये चीजें आपने याद कर लेना। तो चलिए अभी निकालते हैं हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर इसके अंदर हमें निकालना तो कैसे निकालेंगे, फिर लिखना है यहाँ पे आपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स, लिख दिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और इसे हम डिनोट करेंगे यहाँ पे z से। किससे करेंगे, z। z का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल। देखिए टोटल पार्टिकल किसने, सिंपल के अंदर में 8 पार्टिकल है ना, ये आ गया वहां पे 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 के 8 कहां पे, कॉर्नर्स पे। और कॉर्नर वाले का कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/8 है। तो इसको मल्टीप्लाई करना 1/8 से, तो आपका आंसर कितना आएगा, 1। यानी सिंपल यूनिट सेल के अंदर में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना आता है, ओनली 1। एससीसी के अंदर किसके कितना आता है, 1। तो यहां पर आप लिख सकते हो z = 1, सही है। चलिए अब इसके अंदर में निकाल करते हैं बीसीसी के अंदर। अब देखो बड़ा यहाँ पे लिखिए फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मतलब यहाँ पे क्या आएगा, z।
टोटल पार्टिकल कॉर्नर पे कितने हैं 8, सही है 1 2 3 4 5 6 7 8 सिर्फ कॉर्नर वाले का कंट्रीब्यूशन कितना है 1/8 तो इनटू क्या आएगा वहां पे 1/8 प्लस एक पार्टिकल कहां पे है बॉडी के सेंटर में और बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना रहता है 1 है ना, टोटल एक ही है ना, तो फिर यहाँ पे क्या होगा 8 कैंसिल कितना बचा 1 + 1 और आपका आंसर कितना आएगा यहाँ पे 2, मतलब BCC के लिए Z की वैल्यू कितनी आती है 2, याद रहेगा। चलिए अब FC के लिए निकाल के देखते हैं कैसे आएगा, लिखे वहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये लिख लिया अभी हमने यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब क्या आएगा Z = कॉर्नर पे कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कॉर्नर वाले कितने 8 इनटू क्या आएगा 1/8 प्लस फेसेस पे कितने हैं 6 फेसेस होते हैं किसी भी क्यूब में, ठीक है, तो 6 फेस पे 6 आएंगे 6 इनटू और कहां पे फेस सेंटर में है इसलिए उसका कंट्रीब्यूशन कितना आएगा 1/2, तो क्या आएगा देखिए 8 कैंसिल कितना बचा 1 प्लस 2 3 6, तो 1 + 3 कितने होंगे 4, यानी HCC के लिए Z की वैल्यू कितनी आती है 4, यानी HCC के लिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने आते हैं 4। इसके लिए निकालना जरूरी तो नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग निकाल के देख लेते हैं कैसे क्या आता है ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। लिखा हमने यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स, बता सकते हैं आप लोग, बहुत ही सिंपल है, मतलब क्या आएगा Z = टोटल कॉर्नर पे कितने 8 इनटू क्या आएगा 1/8 प्लस कितना आएगा फेस के कहां पे बताइए दो ही सेंटर में, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 × 1/2, तो यहाँ पे कितना आएगा 1 + 1 कितना आएगा यहाँ पे 2, मतलब ECC के लिए भी सॉरी एंड सेंटर के लिए भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने निकलते हैं यहाँ पे 2 ही निकलते हैं। तो देखिए बहुत ही सिंपल वन तरीके से आप लोग को यहाँ पे बता दिया। ये वैल्यू आपने याद करना क्योंकि न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा जरूरी होती है। डेंसिटी वाला जो न्यूमेरिकल है ना उसके फॉर्मूला के अंदर में ये वैल्यू दी हुई रहती नहीं है, वहां पे डायरेक्ट बोलते हैं कि ये जो यूनिट सेल वो सिंपल है या फिर वो बॉडी सेंटर्ड है या फिर वो फेस सेंटर्ड है, तो फिर हमें उस नाम के ऊपर से डायरेक्ट वहां पे लिखना पड़ता है Z की वैल्यू। HCC अगर है तो Z = 1, BCC है तो 2 है, FCC है तो 4 है, याद रहेगा वहां पे, बहुत ही सिंपल तरीका यहाँ पे आता है। तो अभी हम लोग यहाँ पे आगे का पढ़ेंगे वो रहेगा अभी हमारा यहाँ पे ब्रैगियस लैटिस। एक्चुअली एक फ्रेंच मैथमेटिशियन था जिसका नाम था ब्रैगियस, इसने हमें बताया कि जितने भी लैटिस पॉइंट्स होते हैं इन्हें हम लोग 14 अलग अलग टाइप से अरेंज कर सकते हैं। तो 14 जो ब्रैगियस लैटिस है मतलब क्रिस्टल सिस्टम जो होते हैं ना इसके यहाँ पे 7 टाइप्स आते हैं। 7 के अगर आप सब टाइप को पकड़ते हो जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं ब्रैगियस लैटिस, तो इसके 14 टाइप्स बनते हैं। और 14 ब्रैगियस लैटिस को याद कैसे क्या करना इसके मैं आपको कोई ट्रिक बताऊंगा। तो चलिए बराबर यहाँ पे ध्यान देना, एक ट्रिक आपको बताने जा रहा हूं उससे पहले क्या करना हमने एक टेबल बराबर देखना पड़ेगा। पहले हमें नंबर्स लिखने पड़ेंगे, पूरे के पूरे यहाँ पे 7 आएंगे और सब टाइप पकड़ के कितने बनेंगे 14। दूसरे कॉलम में आप लोगों ने लिखना है यहाँ पे क्रिस्टल सिस्टम, थर्ड कॉलम में क्या आएगा उसके टाइप्स आएंगे, फिर आएंगे एज लेंथ और फिर आएगा वहां पे एंगल्स। एक्चुअली आपके नए सिलेबस में उन्होंने सिर्फ आपको यहाँ पे उसके टाइप्स तक के दिया है, आपको एज लेंथ और एंगल्स दिए हुए नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को बताऊंगा कि उन्हें कैसे याद करना, उसकी ट्रिक कैसे याद रखना, ठीक है। तो आपने बराबर मेथड पर भी ध्यान देना है। अब देखिए अब आपने जो ट्रिक याद करना है ट्रिक रहने वाली आपकी CTOMTHR, ये वाली ट्रिक आपने याद करना। क्या याद करना देखिए आपने CTOMTHR, क्या याद करना आपने CTOMTHR, बहुत ही सिंपल है। और इसके नीचे में आपने लिखना है 3 2, कितने 2 3 2, फिर लिखना आपने 4 2, फिर कितने चाहिए हमें 4 2 और फिर लिखना 1 1 1। ये वाली ट्रिक आप लोगों ने याद कर ली है तो मेरी गारंटी है पूरा का पूरा टेबल आप लोग को ज़बानी याद होगा। क्या याद करना आपने इस ट्रिक के अंदर में CTOMTHR, उसके नीचे लिखना आपने 3 2 4 2 1 1 1, बहुत ही सिंपल यहाँ पे आता है, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम लोग अभी क्या करते हैं इस टेबल में उतारते हैं। पहला जो C लिखा है इसका मतलब अभी हम लोग यहाँ पे लेते हैं नंबर 1, ये बनेगा यहाँ पे क्यूबिक, क्या बनेगा यहाँ पे क्यूबिक बनेगा नंबर 1। और इसके 3 टाइप है, कितने टाइप है इसके 3, जो कि मैंने इससे पहले आपको पढ़ाया था। सीक्वेंस याद रखना आप लोगों ने, सीक्वेंस कौन सा आएगा सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बेस सेंटर्ड भी बोलते हैं सीक्वेंस। चलिए यहाँ पे लेके तो मैं लिख के रख देता हूं। एक क्या बोला मैंने यहाँ पे सिंपल, दूसरा सीक्वेंस क्या आता है यहाँ पे बॉडी सेंटर्ड, थर्ड वाला क्या आता है फेस सेंटर्ड, जो कि हम इससे पहले अभी पढ़ चुके हैं,
और लास्ट वाला यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, एंड सेंटर्ड, इसको ही हम लोग बोलते हैं बेस सेंटर्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस सेंटर्ड। अब देखिए पहला जो भी आपने यहाँ पे क्यूबिक लिख दिया है, कितने टाइप का बताइए, उसके तीन में यहाँ पे ना सिक्वेंशियली ऊपर से पहले तीन यहाँ पे लिख लो, तो बताइए क्या आएगा अभी यहाँ पे, सिंपल आएगा, सही है। दूसरा क्या आएगा बताइए, बॉडी सेंटर्ड यहाँ पे आएगा, और तीसरा वाला क्या बनेगा, फेस सेंटर्ड बनेगा यहाँ पे। तो ये तीन टाइप हो गए क्यूबिक के, मतलब इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल क्यूबिक से, एक क्या बनेगा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक से, और एक क्या बनेगा फेस सेंटर्ड क्यूबिक से। ये हो गया अभी आपका पहला वाला। चलिए दूसरा भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पे नंबर 2, ये लिख देते हैं। तो जो टी उस टी का मतलब यहाँ पे होता है टेट्रागोनल, ये लिख देना यहाँ पे टेट्रागोनल, लिख दिए। और इसके कितने टाइप बताइए, दो, तो सीक्वेंशियली ऊपर के दो टाइप यहाँ पे लिख दो। तो बताओ हमारा पहला क्या आएगा अभी वहां पे, सिंपल यानी प्रिमिटिव। दूसरा कौन सा आएगा, बॉडी सेंटर्ड, कौन सा आएगा, बॉडी सेंटर्ड यहाँ पे आएगा, ये हो गया सेकंड। तीसरा देखिए क्या दिया उसने वहां पे आपको ओ दिया है, तो तीसरा वाला यहाँ पे लिखते हैं, और उस ओ का मतलब होता है ऑर्थोरोम्बिक। क्या होता है यहाँ पे, ऑर्थोरोम्बिक। और ऑर्थोरोम्बिक कितने टाइप के बताइए, चार, तो ये चार के चार पूरे के पूरे यहाँ पे उतार लीजिए। देखो अगर अब यहाँ पे क्या आएगा, ये लिख दिया अभी हमने यहाँ पे सिंपल आया। दूसरा क्या बनेगा यहाँ पे, बॉडी सेंटर। तीसरा कौन सा बनेगा वहां पे, फेस सेंटर। और लास्ट वाला बनेगा वहां पे एंड सेंटर्ड। ये बन गए इसके चार टाइप। देखिए बहुत ही सिंपल यहाँ पे लिखते जा रहा हूं मैं। अब देखिए फिर क्या सा आएगा, देखिए यहाँ पे फोर्थ वाला आएगा। अब फोर्थ वाला कौन सा लोगे आप, तो देखिए ये आया एन। एन का मतलब यहाँ पे होता है मोनोक्लिनिक। कौन सा होता है, मोनोक्लिनिक। तो यहाँ पे लिखेंगे अभी हम लोग मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक कितने टाइप दिए बताइए, तो सिर्फ इसमें आप क्या आपने याद रखना है, स्टार्टिंग और एंडिंग वाला लेना है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे अभी हम लोग लिखेंगे सिंपल, और दूसरा फिर वहां पे क्या आएगा, एंड सेंटर। ऐसे बनेंगे इसके दो टाइप। अब देखिए फिर कौन सा है, फिफ्थ वाला। इस टी का मतलब यहाँ पे होगा ट्राइक्लिनिक, तो बराबर इसके यहाँ पे लिख दीजिए, ये लिखा अभी हमने यहाँ पे ट्राइक्लिनिक। और ट्राइक्लिनिक के लिए देखिए कितना दिया, एक, मतलब एक ही टाइप। और कौन सा रहेगा, स्टार्टिंग वाला। तो यहाँ पे फिर आप लोगों ने क्या लिखना है, सिंपल आएगा, सही है। फिर देखिए कौन सा आएगा, सिक्स वाला। सिक्स वाला कौन सा दिया, एच। इसका भी एक ही है, और इस एच का मतलब यहाँ पे होता है हेक्सागोनल। क्या होता है उसका मीनिंग, हेक्सागोनल होता है, सही है। और उसका एक ही टाइप है, देखिए एक ही लिखा है, इसलिए इसके आगे हम लोग लिखेंगे सिंपल लिखेंगे। और सबसे लास्ट जो यहाँ पे आता है नंबर 7 वाला, ये जो आर आता है, इस आर का मतलब होता है रोम्बोहेड्रल। क्या होता है, रोम्बोहेड्रल। उसका भी एक ही टाइप है, जिसे हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंपल। क्या लिखेंगे यहाँ पे, सिंपल। तो ये बनते हैं अभी यहाँ पे 7 क्रिस्टल सिस्टम। और इनको अगर आप लोग काउंट करोगे तो फिर वो बनेंगे यहाँ पे कितने, 14। कितने बनते हैं अभी यहाँ पे, 14 पूरे के पूरे बनते हैं ब्रैकेट में। चलिए काउंट करके देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। देखिए पूरे के पूरे 14 बनते हैं यहाँ पे। देखिए बहुत ही सिंपल है, सही है। अभी हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि जो एज लेंथ होते हैं और जो एंगल्स होते हैं, इसको किस तरीके से याद करना है। ये आपके नए सिलेबस में उन्होंने दिया हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से आप लोगों को बताया था, और बहुत ही इजी है ये आपको एंट्रेंस में काम में आ सकता है, ठीक है। तो चलिए पहले अगर हम लोग को यहाँ पे याद करना पूरा पूरा कि एज लेंथ किस तरीके से याद करना, तो स्टार्टिंग में लिखना अभी आपने यहाँ पे a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c, वही लास्ट में भी लिखना आपने a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c। देखिए स्टार्टिंग और एंडिंग यहाँ पे क्या होती है, पूरी की पूरी सेम होती है। इसका मतलब क्यूबिक जो होता है इसके अंदर में भले तीनों के वजह से सब टाइप आते हैं, सबके एज लेंथ क्या होती है, हमेशा सेम होती है। और रोम्बोहेड्रल में भी सबकी एज लेंथ क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। अब अगर आप ऊपर से नीचे आते हो तो यहाँ पे क्या करना, आपने लिखना a इक्वल्स टू बट b नॉट इक्वल्स टू c। वही नीचे से भी सेकंड में वही लिखना आपने, a इक्वल्स टू बट b नॉट इक्वल्स टू c। यानी इसमें दो एजेस सेम रहेगी, लेकिन थर्ड एज हमेशा क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी। अब अगर आप लोग आते हो वहां पे नेक्स्ट ऑर्थोरोम्बिक में, इस सब में आप क्या करना, सभी के सभी डिफरेंट कर देना, a नॉट इक्वल्स टू b नॉट इक्वल्स टू c।
इधर भी वही करना, a नॉट इक्वल्स टू b नॉट इक्वल्स टू c, और बचा हुआ जो रहेगा ये भी रहेगा a नॉट इक्वल्स टू b नॉट इक्वल्स टू c। तो इस तरीके से आप इस ट्रिक से आप क्या कर सकते हो, इसके पूरे एज लेंथ को याद कर सकते हो। क्या किया हमने, पहली इक्वल, लास्ट वाली पूरी की पूरी इक्वल। सेकंड में क्या किया, एक एज लेंथ को डिफरेंट कर दो, सही है, और फिर पूरी की पूरी यहाँ पे क्या कर दो, डिफरेंट, खत्म हो गया। यहाँ पे एज लेंथ ऐसे ही याद करना पड़ता है, तो बहुत इजी है। अब चलते हैं हमारे एंगल्स की तरफ। एंगल का मतलब कट एंगल होता नहीं, ठीक है। अब देखिए एंगल का मीनिंग यहाँ पे क्या रहेगा, फिर किस तरीके से इनके एंगल्स को हम लोग याद करेंगे। तो पहले जो है आपको बताया तो मैं यहाँ पे क्यूबिक से लेके तो ऑर्थोरोम्बिक तक के सभी एंगल्स यहाँ पे सेम रहते हैं। ये हमने लिखा अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री आ रहा है यहाँ पे, सही है। अब देखिए सेकंड में भी क्या आएगा, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री आ रहे हैं यहाँ पे। इसमें भी क्या आएगा, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इज इक्वल्स टू क्या आएगा 90 डिग्री। यहां तक के सभी के एंगल क्या रहते हैं, पूरे के पूरे सेम रहते हैं और वो हमेशा रहते हैं 90 के। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या आता है, ए जो होता है कौन सा, मोनोक्लिनिक। इसके अंदर में दो एंगल बराबर 90 के रहेंगे, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, बट गामा इज नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। समझा क्या आपको, हमने क्या लिखा है यहाँ पे, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, बट गामा इज नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। और अभी अगर आप लोग अभी यहाँ पे किसके अंदर में आते हो, ट्राई क्लिनिक में अगर हम लोग यहाँ पे आते हैं, किसके अंदर में आते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे ट्राई क्लिनिक में अगर भी हम लोग यहाँ पे आते हैं, तो ट्राई क्लिनिक में बता भी यहाँ पे क्या होगा, सभी एंगल्स डिफरेंट रहेंगे। अल्फा नॉट इक्वल्स टू गामा नॉट इक्वल्स सॉरी बीटा नॉट इक्वल्स टू गामा नॉट इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आएगा 90 डिग्री आएगा। यहाँ पे सभी एंगल्स यहाँ पे क्या बन रहे हैं, डिफरेंट बन रहे हैं। और लास्ट वाले में अगर अभी आप लोग देखते हैं सेकंड लास्ट में क्या आता है, हेक्सागोनल। इसके अंदर में क्या आएगा, अल्फा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री, सॉरी अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, बट गामा इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। वो कितने का जाएगा आपका, 120 का एंगल यहाँ पे जाता है। और लास्ट में अगर देखते हो आप रोम्बोहेड्रन में, इसमें क्या होगा, सभी एंगल सेम होंगे। अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इज नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। सभी एंगल सेम रहेंगे लेकिन वो 90 के रहेंगे नहीं। तो अभी आप लोग क्या कर सकते हो, इस पूरे टेबल का यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो, सही है। स्क्रीनशॉट लेके रखिए और इस ट्रिक को आप लोगों ने बराबर याद करना है। ये आपको एंट्रेंस में भी काम में आएगा, स्टेट में भी काम में आएगा। बहुत ही इजी वे से आप लोग को मैंने बताया है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, टाटा और बाय बाय। बाकी हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं।